हेलो स्टूडेंट। आज हम जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा था उसकी एक्सरसाइज करेंगे। और एक्सरसाइज में जैसे सभी को पता है कि हमारे यूपी बोर्ड में अब 20 विकल्प आने वाले हैं, तो हम पहले विकल्प पढ़ेंगे फिर एनसीईआरटी की भी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो जैसे विकल्प है हमारा पहला। ठीक है, सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चन हैं और इसका जवाब साथ साथ देते चलेंगे। ठीक है, और आप जितना मेरे साथ बोलेंगे उतने ज़्यादा अच्छे से अभी के अभी यहीं याद हो जाएंगे आपके विकल्प ये। ठीक है, विकल्प बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, 20 नंबर हैं। ठीक है, और जितना हमने पढ़ा है उन्हीं में से कहीं ना कहीं विकल्प मिलेंगे तुम्हें। ठीक, जितना हो सका है उतने विकल्प। और हमने जैसे क्वेश्चंस किए थे उस टाइम पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें ही बहुत सारे विकल्प किए थे, एक्सरसाइज की थी, क्वेश्चंस किए थे। अब इसमें भी कुछ हैं। ठीक है, जैसे देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो यहाँ पर पूछा है कि जो परागकण मात्र कोशिका होती है, मात्र बोलते हैं माँ को। ठीक है, यानी जो पराग की स्त्री केसर है, ठीक है, मात्र कोशिका है, उसके बारे में बताना है। उसकी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें गुणसूत्र के बारे में बताता हूँ। गुणसूत्र के बारे में हमारे आगे चैप्टर में आएगा। गुणसूत्र इन्हें बोलते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स अगर मनुष्य में अगर देखें हम, तो सभी जंतुओं में, जीवों में इसकी जो संख्या होती है, इसके जो नंबर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मनुष्यों में इसकी संख्या होती है 46, 46, या हम इसे कह सकते हैं 23 जोड़ी। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या मनुष्यों में होती है 46 या 23 जोड़ी। इसी तरह से अलग अलग जंतुओं में इसकी संख्या अलग अलग होती है। जो गुणसूत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है, जो समान रहते हैं, यानी जो जैसे मान लो कि नर युग्मक और मादा युग्मक हैं। ठीक है, मनुष्य में नर और मादा हैं, तो नर में गुणसूत्रों की संख्या और मादा में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। ठीक है, समान होने की वजह से अब इनमें कुछ गुणसूत्र होते हैं जो ऑटोसोम्स कहलाते हैं, जिनकी जो पेयर बनेंगे वो भी समान होंगे, तो उन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। ठीक है, और एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम्स होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जो मनुष्य में जैसे मानो बेबी होता है तो बेबी में लड़का या लड़की होने को डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि गुणसूत्र अगर तुमने कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी 10th में भी, तो एक्स जो क्रोमोसोम्स गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम्स, और एक्स वाई क्रोमोसोम्स गुणसूत्र जो होते हैं वो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। एक्स वाई और एक्स एक्स गुणसूत्र ये सभी मनुष्यों में अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, जैसे पक्षियों में ये किसी और नाम से जाने जाते हैं, जैसे ZZ और ZW। ठीक है, तो अलग अलग होने की वजह से इनकी संख्या अलग अलग होती है। दूसरी चीज़ ये, इसके बारे में हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। मनुष्यों में 46 गुणसूत्र होते हैं, कुछ ऑटोसोम्स होते हैं, कुछ सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है, बाकी जो पेयर होते हैं वो ऑटोसोम्स के होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बस इतना ही। बाकी इसमें आ जाएं, जैसे अगर हम, तो पराग मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बतानी हमें कितनी होती, मतलब किस प्रकार से होती है। तो तुम्हें मैंने जब चैप्टर किया था तो उसमें ही किया था हमने कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आगुणित होती हैं और कुछ होती हैं जो द्विगुणित होती हैं। ठीक है, आगुणित और द्विगुणित में अंतर यह है, जैसे आगुणित होगा तो उसे हम कह सकते हैं n, और द्विगुणित होगा तो वो होगा 2n। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पर अगर जाएं हम, तो जो 23 जोड़ी हमने लिखा है यह है 2n, और 46 है n। ठीक है, n यानी 23 का 2 गुना 2 पेयर है। ठीक है, तो वही ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो आगुणित होता है n और द्विगुणित होता है 2n। ठीक है, अब हमें बताना है, जैसे मान लो अगर छोटी सी चीज़ें हम कहें, जैसे युग्मक, युग्मक में जैसे होते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक। ठीक है, तो नर एक अलग ऑर्गेनिजम्स, एक अलग जीव है, मादा एक अलग ऑर्गेनिज्म से एक अलग जीव है। तो नर में और मादा में जो इनके गुणसूत्र होंगे वो अलग अलग होंगे, तो वो सब होंगे आगुणित। ठीक है, नर और मादा में जो नर युग्मक और मादा युग्मक होंगे वो कैसे होंगे,
अगुणित, अगर हम कहें नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलें और इनके मिलने से बना युग्मनज, नर और मादा युग्मक के मिलने से बना युग्मनज जाइगोट, तो नर युग्मक और मादा युग्मक यानी एक नर युग्मक n एक मादा युग्मक n दोनों के मिलने से बना 2n, तो 2n क्या हो गया द्विगुणित, तो युग्मनज क्या हो जाएगा द्विगुणित। ठीक है, अब थोड़ा इसमें समझ में आया होगा, इसी अकॉर्डिंग बताना है हमें कि जो परागकण मात्र कोशिका होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसे होती है, आगुणित होती है, द्विगुणित होती है, त्रिगुणित होती है और बहुगुणित होती है। ठीक है, देखो परागकण की मात्र कोशिका यानी परागकण में जो मात्र कोशिका है, तो पहला पॉइंट तो ये जो बहुगुणित हैं और त्रिगुणित हैं ये तो नहीं होगी। ठीक है, या तो होगी अगुणित या होगी द्विगुणित। अब परागकण में मात्र कोशिका है, मात्र कोशिका यानी माँ वाली, माँ हम कह सकते हैं कि मादा वाली। ठीक, अब मादा वाली है तो वो द्विगुणित भी नहीं होगी, वो क्या होगी अगुणित। परागकण में मात्र कोशिका होती है अगुणित, अगुणित मतलब n। ठीक है, बात क्लियर हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग इसका जवाब दीजिए जल्दी। तो क्वेश्चन है पराग नलिका का अध्य आवरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है। जैसे हमने पढ़ा था कि जो पराग नलिका होती है वो अध्य आवरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, बीजांड में प्रवेश जब कर जाती है तो निषेचन हो जाता है, द्विनिषेचन हो जाता है। ठीक है, तो वही हमें बताना है, जब पराग नलिका का अध्य आवरण द्वारा बीजांड में प्रवेश हो जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में ऑप्शन है निभागी युग्मन, अंडद्वारी प्रवेश, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इन 4 ऑप्शन है, 4 में भी 2 ऑप्शन है मान लेंगे, है ना, 2 ऑप्शन है, 2 में से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, जल्दी बताओ। जैसे पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है। ठीक है, फटाफट बताओ जल्दी क्या होगा ऑप्शन इसका, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ठीक है, अब देखो पराग नलिका थी, पराग नलिका में अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश हो रहा था पराग कण का। ठीक है, तो वो प्रवेश जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, तो अगर देखें तो जो प्रवेश होता है वो अंडद्वार की तरफ से होता है। ठीक है, जो उसका द्वार होता है, उसका रास्ता होता है, उसी तरफ से प्रवेश होता है, तो उस प्रवेश को कहते हैं अंडद्वारी प्रवेश। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, जैसे हमने अगर बीजांड में तुम्हें बनाकर दिखाऊं, कुछ इस तरह से हमने बीजांड बनाया था। ठीक है, सभी ने पढ़ा है ये, इस तरह से बीजांड था, इसके बीच में भ्रूणकोश था, है ना, कुछ इस तरह से भ्रूणकोश था, और भ्रूणकोश में जो कोशिकाएं थीं वो 7 कोशिकाएं थीं और इसमें 8 केंद्रक थे। इस तरह से पढ़ा था ये। ठीक है, तो इसका ये वाला जो था ये बीजांड द्वार, इसको क्या नाम दिया गया था, बीजांड द्वार, और ये ऊपर वाला होता है निभाग। ठीक है, तो निभाग और बीजांड द्वार, और जो हमारा पराग कण प्रवेश करता है वो कहाँ से, बीजांड द्वार की तरफ से जाकर मिलता है, तभी तो निषेचन द्विनिषेचन दोनों प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो बीजांड द्वार की तरफ से वो, या इसे बोल सकते हैं अंडद्वारी, यहाँ पर जाएं तो ये अंड कोशिकाएं अंडद्वार की तरफ से प्रवेश करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो हमने डायग्राम बनाया है ये है बीजांड, ये है बीजांड। ठीक है, इसी से रिलेटेड देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निभाग पाया जाता है। हमसे क्या पूछा, निभाग, निभाग पाया जाता है, कॉलेजा बोलते हैं। ठीक है, निभाग पाया जाता है, निभाग कहाँ पाया जाता है, पराग कण में पाया जाता है या बीजांड, बीजांड में पाया जाता है। ठीक है, या भ्रूण पोष में पाया जाता है, या इन सभी में पाया जाता है। तो निभाग में जाएं तो देखो अभी लिखा भी है मैंने, ठीक है, इसीलिए लिखा है, जो बीजांड होता है, बीजांड का ऊपरी हिस्सा निभाग कहलाता है। ठीक है, बीजांड का ऊपरी हिस्सा निभाग कहलाता है। तो जो निभाग है वो कहाँ पाया जाएगा, निभाग पाया जाएगा बीजांड में। ठीक है, ना तो पराग कण में पाया जाएगा। पराग कण तुम्हें मैं बनाकर दिखाता हूँ, इनके डायग्राम सभी को याद हो गए होंगे।
और अच्छे से याद हो गए होंगे क्योंकि हमने बहुत ठीक से बहुत अच्छे से ये चीज़ें सब कंप्लीट की थी। ठीक है, इस तरह से हमने पढ़ा था। नहीं, चलो दोबारा बनाते हैं। कुछ चीज़ें हैं इसकी तुम्हें क्लियर हो जाएंगी। परागकण जो होता है गोल होता है। ऊपर की जो परत होती है, इसमें दो परतें पाई जाती हैं। जो इसके ऊपर की परत होती है वो खुरदरी होती है, और जो नीचे की परत होती है वो मुलायम होती है। ठीक है, और वो ऊपर की परत कठोर भी होती है। इसकी जो ऊपर की परत है, ठीक है, ये सब पूरी खुरदरी होती है। और इस ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? जो ये ऊपरी परत है, इस ऊपरी परत का नाम बताओ फटाफट से। ऊपरी परत कहलाती है सर बाह्य चौल। ठीक है, ऊपरी परत कहलाती है बाह्य चौल। और जो इसके अंदर की परत है, अंदर की परत को क्या कहते हैं फटाफट बताओ। अंदर की परत सर कहलाती है अंतः चौल, इंटाइन। इसकी दो परतें हैं, एक एक्साइन एक इंटाइन। अंदर की परत कहलाती है हमारी अंतः चौल और बाहर की परत कहलाती है बाह्य चौल। ये दोनों ज़रूरी हैं। ठीक है, जब हम लैब में जाएंगे, लैब में इसका प्रयोग करेंगे तो तुम्हें दिखाऊंगा कि परागकण किस तरह से होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि मनुष्य की नग्न आँखों से इन्हें देखा भी नहीं जा सकता है। ठीक है, लेकिन हम इसे सूक्ष्मदर्शी में देख सकते हैं। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी में इसे देखा जा सकता है। जैसे ये हमारा परागकण की जो बाहर की परत है ये कहलाती है बाह्य चौल। क्या कहते हैं? बाह्य चौल, एक्साइन। और जो इसकी अंदर की परत है ये कहलाती है इंटाइन, अंतः चौल, अंतः चौल। और इसके जो हमने ये छोड़े हैं इन्हें कहते हैं जनन छिद्र। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये कहलाते हैं जनन छिद्र। जनन छिद्र। ठीक है, इसमें एक केंद्रक होता है, केंद्रक, और इसमें एक परत होती है जिसे बोलते हैं रिक्तिका। ठीक है, तो क्या तुम्हें इसमें कहीं निभाग दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो हमें क्या पता चला कि सर परागकण में निभाग नहीं पाया जाता है। सिंपल है। ठीक, इसके बाद आए भ्रूणपोष। तो ये बना हुआ है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष में ऊपरी 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अंड कोशिका होती है, ठीक है, बीजांडद्वारी कोशिका होती है, और केंद्रक कोशिका होती है। 3 कोशिकाएं होती हैं। इनमें भी निभाग नहीं होता है, लेकिन बीजांड अगर हमने बनाया तो बीजांड में ऊपर की तरफ निभाग पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा कि जो निभाग है वो पाया जाता है बीजांड में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन पे जाएं। अगला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्ज़ाम में वो सारे क्वेश्चंस मैंने तुम्हें सन भी हमने डाल दी है। ठीक है, वो किस सन में आए हैं, किस सन में एग्ज़ाम्पल के तौर पर यूज़ हुए थे। ठीक है, ठीक। इसका डी ऑप्शन है वो दूसरे पॉइंट पर पहुंच गया। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो तुम्हें बताना है पहले क्वेश्चन नंबर 4, टेपिटम परत का कार्य होता है। पहले बताओ टेपिटम कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले टेपिटम हम पढ़ेंगे कि टेपिटम जो होता है वो कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो अगर जैसे मैं तुम्हें एक डायग्राम बनाऊं, डायग्राम हम बनाएंगे इस तरह से। सभी ने पढ़ा था डायग्राम। ठीक है, और ये तुम्हारे बोर्ड की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
इस डायग्राम का नाम बताओ, जल्दी बताओ। इस डायग्राम का नाम बताओ। ठीक है, तो मैं शुरू से बना कर दिखाता हूँ। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें एक डायग्राम हमने बनाया था इस तरह से। ठीक है, इसमें ये ऊपर होता है, ये कहलाता है पराग कोश। इसे कहते हैं क्या? पराग कोश। यह है पराग कोश, और जिससे ये जुड़ा हुआ है ये कहलाता है तंतु या पुतंतु कह सकते हैं। और जहाँ पर ये नीचे जुड़ा रहता है उस का नाम दिया गया है संयोजी। ठीक है, और सभी लोग जानते होंगे ये जो पूरा डायग्राम है ये है नर युग्मक का, या हम कह सकते हैं नर, जो नर लैंगिक अंग है, नर लैंगिक अंग, नर लैंगिक अंग को कहते हैं हम पुंकेसर। क्या नाम देते हैं? पुंकेसर। या इसे एक नाम और दिया जाता है पुमंग। सभी को पता है, सभी ने बहुत ठीक से पढ़ा था, याद आ गया होगा। ठीक है, अब देखो ये पराग कोश, पराग कोश को अगर हम काटें, इसकी अनुप्रस्थ काट बनाएं और इसको हम देखें तो ये इस तरह से 4 हिस्सों में बंटता है, क्योंकि एक पराग कोश में 2 कोष्ठक होते हैं, एक कोष्ठक में 2 पालियाँ होती हैं, तो कुल मिलाकर 4 पालियाँ, और पालियों को लघु बीजाणुधानी कहते हैं। तो ये क्या है हमारा? लघु बीजाणुधानी। क्या नाम दिया गया है इसके? लघु बीजाणुधानी। ठीक है, तो लघु बीजाणुधानी का डायग्राम है ये। ठीक है, लघु बीजाणुधानी में जाएं तो लघु बीजाणुधानी 4 परतों से मिलकर बनती है, जिसे हम कह सकते हैं बाह्य परत, या बाह्य त्वचा भी कह सकते हैं, बाह्य त्वचा। और इसकी तीसरी वाली होती है मध्य त्वचा, मध्य त्वचा। और ये होती है एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस नहीं, इसको कहते हैं हम एंडोथीसियम। ये कहलाती है एंडोथीसियम। ठीक है, इसकी दूसरी परत एंडोथीसियम, और इसकी चौथी और आखिरी परत, और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, वो है टेपिटम। उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछा है, जो टेपेटम या टेपिटम होती है, टेपिटम परत है, उसका काम क्या है। ठीक है, तो देखो आखिरी परत है, और यहाँ पर ही जो पराग कण होते हैं वो फॉर्मेट होते हैं, पराग कण बनते हैं। ठीक है, तो पराग कण को बनाने का काम, पराग कण की जो बाहर वाली परत थी उसका क्या नाम है? अभी हमने पढ़ा है बाह्य चोल। ठीक है, पराग कण की बाह्य परत का बनाने का काम, और पराग कण को खाना पीना पोषण देने का काम, क्या काम? पोषण देने का काम होता है टेपिटम का। ठीक है, तो बस यही ऑप्शन देख लो, लिखा हुआ पराग कणों को नष्ट करना। वही पराग कणों को नष्ट नहीं कर सकती टेपिटम, तो पराग कणों को बनाती है। ठीक है, आगे एंडोथीसियम का निर्माण, तो एंडोथीसियम इसकी सेकंड परत है, उसका निर्माण भी ये नहीं करेगी। ठीक है, पराग कणों का निर्माण, तो पराग कणों का निर्माण कर सकती है, लेकिन पराग कणों में भी ये नहीं है कि पूरे पराग कण का निर्माण ये करेगी, नहीं, पराग कण की बाह्य परत या पराग कणों को पोषण देना, तो ये ऑप्शन भी इसका गलत माना जाएगा। ठीक है, पराग कण की बाह्य परत का निर्माण करेगी या पराग कण को खाना पीना पोषण देगी, तो पोषण देने का काम है टेपिटम का। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, जल परागित पादप का नाम बताओ। जल परागित पादप। ठीक है, जल परागित यानी जल से जो परागण होता है उस पौधे का नाम बताना है जिसमें जल परागण होता है। ठीक है, तो अगर देखें मटर है, नींबू है, तो नींबू भी हमारा अगर देखें तो ये जल में नहीं उगता, ना मटर उगता है, तो क्या उगता है जल में? हाइड्रिला। तो हाइड्रिला जल परागित पौधा है। ठीक है, जब जल परागित या जल में उगने वाला पौधा है, तो जब जल में उगेगा तो उसमें परागण की प्रक्रिया जल के द्वारा होगी। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं जल परागित पादप जो है वो कौन सा है? हाइड्रिला। ठीक है, दूसरी चीज़ ये, अगर हम परागित देखें तो सभी ने ये पहले भी पढ़ा था, एक बार और समझ लेंगे। ये मतलब है परागण का। ठीक है, तेज़ी से कर लेते हैं। देखो परागण, तो जो परागण है इसे पॉलिनेशन बोलते हैं, है ना। परागण को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन सभी ने पढ़ा था, पॉलिनेशन क्या होता है भाई, परागण क्या होता है भाई। तो ठीक है, तो एक लाइन बताता हूँ मैं तुम्हें, तुमने बहुत अच्छे से तब याद भी की थी। तो क्या था, जैसे पराग कणों का पराग कोश से निकलना। ठीक है, पराग कणों का पराग कोश से निकलना और वहाँ से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुँचना।
ठीक है। पराग कणों का पराग कोश से निकलना वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया कहलाती है परागण। सिंपल, ठीक है। तो इस आधार पर कुछ पराग कोश और वर्तिकाग्र जो होती हैं वो पास पास होती हैं, कुछ एक ही फूल में होती हैं, कुछ अलग अलग पौधों के अलग अलग फूलों में होती हैं, ठीक है। तो इस आधार पर परागण हमने दो तरह से पढ़ा था, ठीक है। डेफिनेशन अगर देखें तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। सभी के याद होगी, है ना, बहुत अच्छे से याद होगी। पराग कणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। परागण दो प्रकार का होता है, एक तो होता है स्वयं परागण और एक होता है पर परागण। एक होता है स्वयं परागण और एक होता है पर परागण, ठीक है। एक होता है स्वयं परागण और एक होता है पर परागण, ठीक है। अब स्वयं परागण का मतलब क्या होगा, एक ही पौधे के बीच में परागण, ठीक है। और पर परागण अलग अलग पौधे लेकिन एक ही जाति के होने चाहिए, अलग अलग पौधों के बीच परागण, ठीक है। सिंपल इस तरह से कह सकते हैं, बाकी चीज़ें आप वहीं कर लेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये ऑप्शन हो गया है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन परागण में पाए जाते हैं। तो हमें बताना है कि परागण जब होता है तो कौन सा ऑप्शन सही है परागण होने की प्रक्रिया में। तो पहला है दो नर युग्मक। तो क्या परागण दो नर युग्मक के बीच हो सकता है? नहीं हो सकता। सर हमने पढ़ा था कि जो परागण की प्रक्रिया है वो परागकोश से परागकण निकलते हैं, तो परागकोश जो है वो नर युग्मक के रूप में, परागकण नर युग्मक के रूप में यूज़ होंगे। और हमने पढ़ा था सर वो वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र से वर्तिका से होते हुए वो अंडाशय के अंदर बीजांड से मिलते हैं, तो बीजांड मादा युग्मक है, तो नर युग्मक नहीं हो सकते। तो पहला ऑप्शन तो सर हो गया हमारा गलत, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दो वर्धी कोशिकाएं एवं एक जनन कोशिका। तो वर्धी कोशिका और जनन कोशिका से भी इसका कोई संबंध नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हो गया सर हमारा गलत। तीसरा देखें, एक जनन कोशिका व एक नलिका कोशिका, एक है एक नलिका है ये, एक नलिका कोशिका तथा एक नर युग्मक। तो देखो नलिका कोशिका यानी वर्तिका की वर्तिका से बीजांड, तो नलिका कोशिका हमारी कौन सी हो सकती है भाई, वो सर हो सकती है बीजांड, ठीक है। और नर युग्मक तुम्हें पता है क्या हो सकता है, नर युग्मक हो सकता है सर परागकण, ठीक है। नर युग्मक हो सकता है सर परागकण। तो बीजांड और परागकण जब मिलते हैं तभी तो परागण होता है, जब परागण तब होता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा डी सर, ठीक है। जनन कोशिका और नलिका कोशिका नहीं होगी, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर जाएं, नेक्स्ट है हमारा, एक परिवार में बीजपत्र को क्या कहते हैं। तुम्हें बीजपत्र पढ़ाए थे, ठीक है। बीजपत्र में जो जनन होता है और बीजपत्र का जो निर्माण होता है वो अलग अलग होता है। दो तरह के बीजपत्र होते हैं, एक बीजपत्री भ्रूण का विकास अलग तरह से हुआ था, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास अलग तरह से हुआ था, ठीक है। शुरुआती जो विकास होता है इनका वो दोनों ही समान होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनका विकास होता है तो कुछ टाइम में इनका विकास बढ़ जाता है, क्योंकि एक बीजपत्री अलग तरह से बनता है और द्विबीजपत्री अलग तरह से बनता है, ठीक है। तो हमें बताना है जो घास परिवार है उसमें बीजपत्र को क्या कहते हैं, ठीक है। घास परिवार, अब हम देखें तो घास परिवार एक बीजपत्री होता है, ठीक है। एक बीजपत्री भ्रूण की विकास की तरह होगा, लेकिन इसे कहेंगे क्या। तो देखो प्रांकुरचोल, परिभ्रूणपोष, फिर सुप्ति, ये सारे के सारे नाम बीजपत्र में कहीं भी नहीं आते हैं। प्रांकुरचोल और
मूलांकुर चोर, पुरांकुर चोर, मूलांकुर चोर ये अलग अलग हैं, ठीक है। मूलांकुर चोर जड़ में पाई जाती है, पुरांकुर चोर शल्क में पाए जाते हैं। तो इसमें हम जो घास परिवार में बीजपत्र होते हैं उसको कहते हैं पिरशल्क, ठीक है, उसे कहा जाता है पिरशल्क। जैसे प्याज होती है, प्याज की जो परतें होती हैं उसे हम शल्क बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो घास परिवार है उसमें बीजपत्र को बोलते हैं पिरशल्क, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमने बहुत अच्छे से किया था, ठीक है। पहले अगर मैं तुमसे कहूँ निषेचन के बारे में बताओ, निषेचन क्या होता है, तो सर बताएंगे कि नर युग्मक होता है एक और मादा युग्मक होता है एक। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से युग्मनज बनता है और युग्मनज बनने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। याद आ गया, बहुत बढ़िया। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से युग्मनज बनने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन समझ में आ गया। लेकिन उन्होंने देखो कुछ अलग तरह से पूछा बिना निषेचन फल के विकास को क्या कहते हैं। हमने पढ़ा था जो फल का विकास होता है, आखिरी टॉपिक यहीं पर हमारा फिनिश हुआ था, फल का विकास। तो फल का विकास हमने पढ़ा था, फल का विकास या तो होता है सर अंडाशय से, फल का विकास या तो होता है सर बीजांड से, यही तो बता रहे हैं, ठीक। अंडाशय से होता है या बीजांड से होता है। अंडाशय से जो निर्मित फल होता है उसे बोलते हैं सत्तीय फल, और बीजांड से बीज बनता है, बीजांड से बीज बनता है। फल का निर्माण होता है नेक्स्ट पुष्पासन से, और पुष्पासन से निर्मित फल को हम बोलते हैं असत्तीय फल। पुष्पासन से निर्मित फल को क्या कहते हैं, असत्तीय फल। चाहे फल का निर्माण अंडाशय से हो, चाहे फल का निर्माण पुष्पासन से हो, दोनों ही प्रक्रियाएं निषेचन के बाद होंगी, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा निषेचन के बाद अंडाशय से फल बनता है, निषेचन के बाद पुष्पासन से फल बनता है, निषेचन के बाद बीजांड से बीज बनता है। लेकिन उन्होंने कहा निषेचन ही नहीं हो रहा है भाई, बिना निषेचन के फल बनेगा। तो बिना निषेचन के देखो हिट्रोस्टाइल, एग्मोस्पर्मी, ये तो कुछ है नहीं, या तो होता है अनिषेक जनन या होता है अनिषेक फलन। अब देखो इन्होंने कहा बिना निषेचन के फल के विकास, बिना निषेचन के जनन की प्रक्रिया भी होती है, बिना निषेचन के फल भी बनता है। तो बिना निषेचन के अगर जनन की प्रक्रिया होगी तो वो कहलाता है अनिषेक जनन, और बिना निषेचन के अगर फल बनेगा तो वो प्रक्रिया कहलाएगी अनिषेक फलन। और बिना निषेचन के बनने वाले फल को अनिषेक फल कहा जाता है, ठीक है। उसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है और उनमें बिना निषेचन के ही फल बन जाता है। आप लोग कमेंट करिए इसके एग्जाम्पल, अनिषेक जनन के एग्जाम्पल, अनिषेक फल के कौन से उदाहरण है, एग्जाम्पल कौन से कम 2 उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो अनिषेक जनन में हम लिख सकते हैं बिना निषेचन के जनन की प्रक्रिया, बिना निषेचन के जनन की प्रक्रिया को कहते हैं अनिषेक जनन। बिना निषेचन के फल की प्रक्रिया को अनिषेक फलन, बिना निषेचन के बनने वाले फलों को अनिषेक फल, और अनिषेक फलों के उदाहरण आप लोगों को कमेंट में बताने हैं। अगला सवाल ये रहा, ठीक। क्वेश्चन है हमारा निषेचन की खोज किसने की। निषेचन अभी पढ़ा है, बताया मैंने कि नर युग्मक मादा युग्मक के मिलने से युग्मनज बनने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है, आसान, ठीक। अब इन्होंने कहा निषेचन की खोज बताओ किसने की। तो निषेचन की खोज अगर देखें तो लियोवेनहॉक और रॉबर्ट हुक ने तो नहीं की है। रॉबर्ट हुक ने अगर देखें तो कोशिका, ठीक है, कोशिका की खोज की है। जब स्टार्टिंग में कोशिका बन रही थी, सभी ने 11th में अच्छे से पढ़ा हो तो पढ़ा होगा कि कोशिका की जो खोज की है वो की है रॉबर्ट हुक ने, और कोशिका के केंद्रक की खोज की है रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। नाम थोड़ा सा फ़र्क है ना। कोशिका के केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने भी, जैसे इन्होंने जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है, इन्होंने सूक्ष्मदर्शी, जब सूक्ष्मदर्शी बन रहा था तो उससे रिलेटेड खोज की हैं, ठीक है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ही हैं वो, ठीक है। इन्होंने और भी काफ़ी सारी खोज की हैं ल्यूवेनहॉक ने, जैसे इन्होंने बैक्टीरिया कोशिका है, ठीक है, बैक्टीरिया कोशिका, जीवाणु कोशिका, उसकी भी खोज की है। अब जाएं, केवल 2 ही ऑप्शन इसमें बचते हैं और दोनों ने ही निषेचन से संबंधित खोज की है।
निषेचन की खोज जो की है वो की है स्ट्रासबर्गर ने, और इन्होंने की है लीलियम के पौधे पर स्ट्रासबर्गर ने निषेचन की खोज की है। और एस.जी. नवासचिन ने द्विनिषेचन की खोज की है। याद आ गया, द्विनिषेचन, ठीक है। एस.जी. नवासचिन ने द्विनिषेचन की खोज की है, और द्विनिषेचन की खोज एस.जी. नवासचिन ने कहाँ की है? लीलियम के पौधे पर ही की है, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो निषेचन की खोज ऑप्शन हो गया स्ट्रासबर्गर, ठीक है, स्ट्रासबर्गर ने। अगला सवाल है, स्त्री केसर का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है। स्त्री केसर का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है। जल्दी बताओ, स्त्री केसर का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है। इसका डी ऑप्शन है भ्रूणकोश, ठीक है। दूसरे पेपर पे पहुंच गया है, वो हमने लिख दिया। स्त्री केसर का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है। सबसे पहले स्त्री केसर बनाएंगे सर, ठीक, कुछ इस तरह से ही बनेगा, बनाकर देखें सर। बना लिया, इस तरह से बन जाएगा सर। इसके अंदर यहाँ एक और होता है, इसके अंदर भी एक और होता है, ठीक है। ये ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है, जल्दी बताओ, वर्तिकाग्र। बिल्कुल सही सर, वर्तिकाग्र ये कहलाता है वर्तिका, बढ़िया। वर्तिका ये कहलाता है अंडाशय, बिल्कुल सही। ये कहलाता है बीजांड, ठीक है। ये कहलाता है पुष्पासन, बिल्कुल ठीक। और ये तीनों हिस्से स्त्री केसर एक इकाई है, और इसकी जो सारे अगर मिल जाएं तो सारे हिस्से मिलने को हम कहते हैं इसके जायांग। सारे हिस्से मिल जाएं तो वो कहलाते हैं जायांग, ठीक है। अब आ जाओ, कोई कहा इन्होंने स्त्री केसर का वह भाग जो परागकण को ग्रहण करता है। हमारे परागकोश था, परागकोश से परागकण निकले, वो कहाँ जाकर गिरते थे? वर्तिकाग्र पर। तो ग्रहण किसने किया? वर्तिकाग्र ने। ऑप्शन सी समझ में आ गई। अंडाशय क्या होता है? जिससे फल बनता है। वर्तिका क्या होती है? वर्तिका वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने की एक नली है। सिंपल, ठीक है। आसान सवाल है, अगर तुम पढ़ोगे तो कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। ये हमने ऑप्शन कर लिया है। नेक्स्ट है, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। मैंने अभी पीछे ही बताया है भाई, बीजांड निषेचन जब हो जाता है तो बीजांड से क्या बनता है? बीजांड से बनता है सर बीज। निषेचन के बाद बीजांड से क्या बनेगा? बीज। निषेचन के बाद अंडाशय से क्या बनेगा? निषेचन के बाद अंडाशय से बनेगा फल, और उस फल को कहेंगे हम सत्तीय फल। उस फल को क्या कहोगे? सत्तीय फल। निषेचन के बाद पुष्पासन या दूसरे और अंग, पुष्पासन से बनता है फल, और पुष्पासन से बनने वाले फल को कहेंगे हम असत्तीय फल। सत्तीय फल का अगर उदाहरण देखें तो आम, और असत्तीय फल का उदाहरण देखें तो सेब, ठीक है। बाकी उदाहरण तो मैं उसमें कराए थे, आप लोग बता देना, ठीक है। तो निषेचन के बाद बीजांड काय में बदलेगा सर? बीज में बदलेगा, ठीक है। भ्रूण में नहीं भाई, भ्रूण में नहीं बदलेगा, भ्रूणकोश में नहीं बनेगा, अध्या आवरण में नहीं बदलेगा, ठीक है। अध्या आवरण में भी नहीं बदलेगा। सवाल नंबर अगला 12th है। सवाल नंबर 12, अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है। इन्होंने क्या पूछा? अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है। मैंने अभी बताया, अनिषेक फलन बिना निषेचन के फल बनना, अनिषेक जनन बिना निषेचन के जनन होना, ठीक है। अब कह रहे हैं इनमें से हमें बताना है अनिषेक जनन यानी बिना निषेचन की जो जनन की प्रक्रिया है वो किस में होती है। तो आम, नींबू, लीची या अंगूर, ऐसा इनमें तो देखो कहीं नहीं है, ऐसा होता है अंगूर में। बिना निषेचन की प्रक्रिया उन फलों में, उन पादपी फलों में होती है जिनमें बीज नहीं होते हैं, या अगर बीज होते हैं तो वो निषेचन के लायक नहीं होते हैं,
ठीक है, हम याद रखेंगे अनिषेक जनन की प्रक्रिया उन फलों में होगी जिनमें या तो बीज ना हो या अगर बीज हैं तो वो निषेचन के लायक ना हो। ठीक है, तो बस इनमें ऑप्शन आ जाएगा हमारा कौन सा, अंगूर। अंगूर में अनिषेक जनन की प्रक्रिया पाई जाती है। अगला सवाल, टेपिटम पाई जाती है, टेपिटम बतानी काय में पाई जाती है। अभी मैंने बनाया था तो मैं क्या बनाया था, लघु बीजाणुधानी बनाया था। तो लघु बीजाणुधानी तो सर ऑप्शन है नहीं इसमें, टेपिटम हमने बना लिख तो दिया कि टेपिटम पाया जाता है। लघु बीजाणुधानी की चौथी परत है जो परागकोश को पोषण देता है। तो आप देखो परागकोश भित्ति में, तो परागकोश भित्ति में तो कहीं नहीं होती है, अंडाशय भित्ति में नहीं होती है, मादा युग्मकोद्भिद, तो मादा युग्मकोद्भिद थोड़ी है, लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी। तो लघु बीजाणुधानी को हम कह सकते हैं नर युग्मकोद्भिद। ठीक है, तो नर युग्मकोद्भिद को ही लघु बीजाणुधानी कहते हैं। और नर युग्मकोद्भिद में टेपिटम चौथी परत, क्योंकि लघु बीजाणुधानी की चौथी परत है तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सर नर युग्मकोद्भिद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14, आवृत बीजियों में भ्रूणपोष होता है। सबसे पहले आवृत बीजी बताओ, इसके बारे में तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। आवृत बीजी है ना, एक होते हैं अनावृत बीजी। आवृत बीजी जिसके बीज किसी व्रत यानी किसी फल से ढके हुए होते हैं, जिसके बीज फल से ढके हुए नहीं होते हैं वो अनावृत बीजी। और इन्हीं आवृत बीजियों को एंजियोस्पर्म या फूल वाले पौधे या पुष्पीय पादप, इन्हें कह सकते हैं हम पुष्पीय पादप। ठीक है, फूल वाले पौधे। तो ये कह रहा है इनमें भ्रूणपोष बताना है हमें, भ्रूणपोष जो होता है वो कैसा होता है। तो भ्रूणपोष जो होता है वो नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से बन जाता है, तो वो होता है हमारा द्विगुणित, वो होता है द्विगुणित, इसे कहेंगे 2n। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, इसका ऑप्शन रह गया है एक अनिषेक जनन, बिना निषेचन के भ्रूण विकसित होने को कहते हैं। इसका ऑप्शन डी है अनिषेक जनन। ठीक है, तो ये कह रहे हैं बिना निषेचन के भ्रूण विकसित होने को कहते हैं। तो देखो बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया, बिना निषेचन के अगर फल बनेगा तो अनिषेक फलन, बिना निषेचन के अगर जनन होगा तो अनिषेक जनन। एक से ज़्यादा अगर भ्रूण बनते हैं, एक से अधिक भ्रूण बनते हैं तो वो कहलाता है बहुभ्रूणता। और बिना निषेचन के अगर भ्रूण बनता है तो वो प्रक्रिया कहलाती है असंग जनन। ठीक है, बिना निषेचन के अगर भ्रूण बनता है तो वो प्रक्रिया कहलाती है असंग जनन। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा फल का भाग निषेचन के बाद फल भित्ति बनाता है। ठीक है, तो हमसे अगर पूछा जाए कि अंडाशय से क्या बनता है, तो अंडाशय से बनता है फल। ठीक है, इन्होंने पूछा फल भित्ति जो बनती है, यानी जैसे फल है तो फल की जो ऊपरी परत होती है उसे बोलते हैं फल भित्ति। ठीक है, जैसे छिलका कह सकते हैं हम, वो कहलाती है फल भित्ति। तो फल भित्ति का निर्माण किससे होगा, तो अंडाशय के अंदर जो होगा उसी से होगा। तो देखो बीजांडकाय, बाह्य अध्यावरण, अंडाशय भित्ति और अंत्य स्तर। तो अंडाशय से फल भित्ति, तो अंडाशय की जो भित्ति होगी उससे फल भित्ति बन जाएगी, तो अंडाशय भित्ति उसका नाम होता है अंडाशय भित्ति। बाह्य अध्यावरण या बीजांडकाय या अंत्य अध्यावरण ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं होगा, वो ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है पादप में लैंगिक जनन में भाग लेते हैं। ठीक है, हमसे दिया हुआ है चार चीज़ें दी हुई हैं हमें कि पादप में जब लैंगिक जनन होगा तो पौधों में लैंगिक जनन होता है क्योंकि पौधे अलिंगी, एकलिंगी या द्विलिंगी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनमें जो लैंगिक जनन में भाग लेगा वो पुष्प लेगा या शाखाएं लेंगी या पत्तियां लेंगी या ये सभी लेंगी। तो लैंगिक जनन में जो भाग लेते हैं वो देखो मेन तौर पर जो होते हैं लैंगिक जनन का स्थान वो होते हैं पुष्प। ठीक है, तो शाखाएं या पत्तियां ये तो ऑप्शन गलत है इसके। ठीक है, क्योंकि पुष्पों का जो मेन लैंगिक अंग का स्थान है वो फूल ही है। और फूल में भी लैंगिक जनन में जो हिस्सा लेते हैं फूल के भाग वो जायांग और पुमांग। ठीक है, तो फूल के ही होते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल एक। ठीक है, बाकी ऑप्शन इसके गलत हो जाएंगे।
अगला सवाल है, किसी परागकोश की लघु बीजाणुधानी की बाह्यतम व सबसे भीतरी परतें क्रम से हैं। तो परागकोश है, परागकोश की लघु बीजाणुधानी और उसकी बाह्य परत बतानी है और उसकी सबसे अंदर वाली परत बतानी है। तो सबसे अंदर वाली परत तो सभी ने अभी पढ़ी है, वो है टेपिटम। ये इम्पोर्टेंट भी है और क्योंकि ये पराग कणों को पोषण देती है। और बाह्य परत को हम क्या कहते हैं? बाह्य परत कहलाती है बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा मतलब, बाह्य त्वचा को क्या कहेंगे? बाह्य त्वचा को कहेंगे एपिडर्मिस। ठीक है, तो बस ये देख लो। तो एपिडर्मिस व टेपिटम, ऑप्शन हो जाएगा डी। ये दिया हुआ है एपिडर्मिस व मध्य परत, तो मध्य परत तो अलग हो गई, ये नहीं होगा। एपिडर्मिस व एंडोडर्मिस, ये भी नहीं होगा। एंडोडर्मिस व टेपिटम, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सी होगी? एपिडर्मिस व टेपिटम। एपिडर्मिस बाह्य त्वचा और टेपिटम जो अंदर वाली सबसे अंदर की त्वचा है जो पराग कणों को पोषण देती है, वही हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल है, एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर होता है। यानी एक जो आवृतबीजी भ्रूणकोश बन जाता है तो उसका जब क्या होता है, उसमें कोशिकाएं और केंद्रकों की संख्या बतानी है, वो कितनी कितनी होती है। ठीक है, आवृतबीजी भ्रूणकोश में कोशिकाओं की और केंद्रकों की संख्या कितनी होती है। तो इस तरह से भ्रूणकोश बनाया था हमने। ठीक है, ये 3 कोशिकाएं नीचे की तरफ थीं इसकी, और 3 कोशिकाएं ऊपर की तरफ थीं इसमें, और 1 कोशिका बीच में थी इसमें। तो 3 ये 6 और 1 7 कोशिकाएं। 7 कोशिकाएं, देखो 7 कोशिकाएं इसमें हैं। 7, ये तो 8 कोशिकाएं, देखो 8 कोशिकी, ये गलत हो गया। 7 कोशिकी, ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, इस एक ही चीज़ से पता चल गया। लेकिन इसमें होता क्या है कि कोशिकाएं, ऊपर की कोशिकाएं 1-1 केंद्रक, नीचे की कोशिकाएं 1-1 केंद्रक, लेकिन बीच की एक कोशिका जो बड़ी कोशिका होती है उसमें 2 केंद्रक होते हैं। 2 केंद्रक की वजह से इसमें केंद्रकों की संख्या होती है 8। तो 7 कोशिकाएँ 8 केंद्रक। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और बोर्ड में भी पूछा हुआ है तुम्हारे। ठीक है, आवृतबीजी भ्रूणकोश में जो संख्या होती है वो कितनी कितनी होती है। तो 8 केंद्रक होते हैं और 7 कोशिकाएं होती हैं। अगला सवाल है, मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। ठीक है, सवाल नंबर आखिरी है, मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो देखो, मादा युग्मकोद्भिद का मतलब हो गया गुरु बीजाणुधानी। ठीक है, नर युग्मकोद्भिद होता है लघु बीजाणुधानी, मादा युग्मकोद्भिद है गुरु बीजाणुधानी। तो गुरु बीजाणुधानी का विकास बताना है कहाँ होता है। तो देखो, जब मादा युग्मकोद्भिद है तो मादा युग्मकोद्भिद परागकोश तो नहीं होगा। ठीक है, और जैसे अब यहाँ चीज़ें दी हुई हैं बीजांड द्वार में या बीजाणु जनन ऊतक में या अंडाशय में। ठीक है, तो अंडाशय में अगर देखें, ठीक है, तो अंडाशय में बनता है बीजांड और बीजांड में बनता है भ्रूणकोश। ठीक है, यही तो था भ्रूणकोश के अंदर बीजांड के अंदर भ्रूणकोश, अंडाशय के अंदर अगर पूरा इस तरह से बना है ना, ये वर्तिका अग्रवर्तिका वगैरह चीज़ें थी। ठीक, तो अंडाशय के अंदर बीजांड के अंदर भ्रूणकोश। तो बीजाणु जनन ऊतक या बीजांड द्वार, ये प्रक्रिया, जैसे बीजांड द्वार हमारा ये रहा। ठीक है, तो बीजांड द्वार में भी मादा युग्मकोद्भिद नहीं बनेगा। मादा युग्मकोद्भिद जो बनेगा, जैसे अगर बीजांड को देखें तो बीजांड तो है हमारा, और पूरा देखें तो ये अंडाशय भी है। तो देखो, बीजाणु जनन ऊतक देखें तो इसका जो बाहरी ये ऊतक है ये कहलाता है बीजाणु जनन ऊतक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा? अंडाशय। ये भी ऑप्शन हो जाएगा गलत। ठीक है, ये 20 सवाल हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे। ठीक है, और कुछ सवाल इससे रिलेटेड मैं तुम्हें पहले जैसे हमने चैप्टर किया था उसमें भी हमने किए थे, ऑप्शंस भी किए थे और क्वेश्चंस भी किए थे। अभी चैप्टर का बिल्कुल आखिरी चल रहा है, एक लेक्चर और होगा तुम्हारा, उसमें हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी में जो तुम्हारी एक्सरसाइज दी हुई है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो आखिरी क्लास होगी, फिर हम चैप्टर पढ़ेंगे मानव जनन। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें।